हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे ब्लेज़र डॉट नेट की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट क्रड एप्लीकेशन इन ब्लेज़र सर्वर। भाई देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरीके से हम ब्लेज़र के अंदर अपनी एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक होती है ब्लेज़र सर्वर एप्लीकेशन और एक होती है ब्लेज़र वेब असेंबली। लेकिन हम यहाँ पे जो आज एक कंप्लीट क्रड एप्लीकेशन बनाएंगे वो हम ब्लेज़र सर्वर ऐप को यूज़ करके बनाएंगे। फिर आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम ब्लेज़र वेब असेंबली की भी बात करेंगे, ठीक है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। अगर आपको ये क्रड एप्लीकेशन, जो कि तकरीबन हर ब्लेज़र एप्लीकेशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, एक छोटा सा मॉड्यूल होता है, जिसके अंदर हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रीड वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डेटाबेस की मदद से। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अगर आप एक अच्छे ब्लेज़र के या डॉट नेट के डेवलपर बनना चाह रहे हो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये हमारा आज का लेक्चर, हाउ टू क्रिएट क्रड एप्लीकेशन इन ब्लेज़र सर्वर। तो भाई देखो, मैं बहुत आसान तरीके से आपको ये जो पूरी एक क्रड एप्लीकेशन है वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, और ये सारा काम हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। मतलब कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके हम अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्रड ऐप इन ब्लेज़र सर्वर, वी विल क्रिएट अ सिंपल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग, मतलब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ब्लेज़र को यूज़ करके हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम क्रड एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करेंगे, हम ब्लेज़र सर्वर एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, मैंने जिस तरह से बताया कि आप ब्लेज़र सर्वर ऐप भी यूज़ कर सकते हो, ब्लेज़र वेब असेंबली ऐप भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अभी जो मैं आपको यहाँ पे क्रड ऐप बता रहा हूँ वो स्पेसिफिकली ब्लेज़र सर्वर ऐप के लिए है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और इसी के साथ साथ जो डेटाबेस यूज़ करेंगे वो होगा हमारे पास एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम क्या करेंगे, अपना ब्लेज़र सर्वर का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे विजुअल स्टूडियो के अंदर, ठीक है। तो स्टेप्स हम कौन कौन से फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। अब भाई देखो, मेरे पास 2022 यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ है। आप चाहो तो 2026 के अंदर भी काम कर सकते हो, जो कि आज के टाइम का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। फिर उसके बाद ओपन करने के बाद आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ब्लेज़र वेब ऐप सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे बताता जाता हूँ। यहाँ पे देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने अपना विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लिया, ठीक है। क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा ब्लेज़र वेब ऐप, आपने इसको सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये वाला काम हमने यहाँ पे कर लिया, ये 3 स्टेप्स, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है। यहाँ पे देखो नाम भी आपको सजेस्ट कर रहा है, हम अपने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रख लेते हैं स्टूडेंट क्रड ऐप। और उसके बाद यहाँ पे देखो फ्रेमवर्क कौन सा सिलेक्ट करना है, .NET 8। भाई देखो, आज के टाइम पे अगर मैं अभी की बात करूं तो हमारे पास .NET 10 भी रिलीज हो चुका है, ठीक है। तो .NET 8 के बाद .NET 9 है, 10 है। आप चाहो तो .NET 9 भी सिलेक्ट कर सकते हो, .NET 10 भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे .NET 8 सेलेक्ट करूंगा। भाई देखो, इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप .NET 9 पे भी काम कर रहे हो, .NET 10 पे भी काम कर रहे हो, तब भी आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद ऑथेंटिकेशन यहाँ पे आप नन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो ये सारा काम इसी स्क्रीन में हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे रख रहा हूँ स्टूडेंट क्रड ऐप, ठीक है। स्टूडेंट क्रड ऐप मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखो .NET 8 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे .NET 9 भी आ रहा है, आप .NET 9 भी सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपने विजुअल स्टूडियो 2026 इंस्टॉल किया हुआ है तो वहाँ पे .NET 10 भी आ रहा होगा, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, मतलब वो भी आप यहाँ पे फ्रेमवर्क के अंदर सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और फिर देखो ऑथेंटिकेशन में नन सिलेक्टेड है, और यहाँ पे देखो इंटरैक्टिव रेंडर मोड में आपने सर्वर सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हम ब्लेज़र सर्वर ऐप पे काम कर रहे हैं, आगे जाके मैं आपको ब्लेज़र वेब असेंबली के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी आपने यहाँ से ब्लेज़र सर्वर ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आके हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे क्रिएट करोगे आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा।
तो यहाँ पे देखो हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, देखिए, और राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा स्टूडेंट क्रड ऐप। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 2। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो हम क्रड ऐप क्रिएट करेंगे इसमें हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का यूज़ करेंगे, जिसके लिए हमें यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में देखो हम टूल्स के टैब में जाएंगे, वहाँ से हम न्यू गेट पैकेज मैनेजर, और फिर यहाँ पे देखो मैनेज न्यू गेट पैकेजेस। ठीक है, और कौन कौन से हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ये वाला एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, और उसके बाद यहाँ पे देखो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट टूल्स। ठीक है, ये दो पैकेजेस हमने यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, टूल्स में न्यू गेट पैकेज मैनेजर और फिर मैनेज न्यू गेट पैकेजेस। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो आपने यहाँ पे जाना है टूल्स, आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद आपने जाना है न्यू गेट पैकेज मैनेजर, और यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा मैनेज न्यू गेट पैकेजेस फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आपने अपना जो भी पैकेज है उसका नाम लिखना है, लेकिन यहाँ पे देखो टॉप पे ब्राउज सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से आपने यहाँ पे ब्राउज सेलेक्ट करना है, और उसके बाद अब यहाँ पे आप ये वाला जो मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, ये कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो सर्च के अंदर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ एसक्यूएल सर्वर, और यहाँ पे आके इसको हम सर्च करते हैं। तो ये देखो टॉप पे आ रहा है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर। अच्छा, इस पॉइंट में आपने मेक श्योर करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेट की मदद से डाउनलोड और इंस्टॉल होगा। ठीक है, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो आपने अपने जो आपके प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट क्रड ऐप, यहाँ से आपने इसके ऊपर चेक लगाना है, और नीचे आ जाओ। यहाँ पे देखो अभी लेटेस्ट वर्जन 10 सिलेक्ट हुआ है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम डॉटनेट फ्रेमवर्क 8 पे काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और नीचे आना है। ठीक है, आपने वो वर्जन यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो कि 8 से स्टार्ट हो रहा है। देख रहे हो अभी 8 का लेटेस्ट ये है 8.0.27। ठीक है, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो राइट साइड में इंस्टॉल का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ठीक है, इंस्टॉल पे जैसे क्लिक करोगे इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखो बॉटम लेफ्ट साइड में ये जो आउटपुट विंडो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, देखो एक पॉपअप आया है, यहाँ पे आपने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद देखो आई एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, लाइसेंस एग्रीमेंट है, आई एक्सेप्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो सबसे बॉटम में आपको नजर आ रहा है बॉटम लेफ्ट साइड पे फिनिश्ड, इसका मतलब ये सक्सेसफुल यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और यहाँ पे देखो अनइंस्टॉल का बटन भी आपको नजर आ रहा होगा, इसका मतलब है हमारे पास ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पैकेज हमने इंस्टॉल करना था, वो कौन सा था, टूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सर्च में एसक्यूएल सर्वर हटा के आप सिंपल यहाँ पे क्या सर्च कर लो, टूल्स। ठीक है, जैसे सिलेक्ट करोगे यहाँ पे देखो टॉप पे आ रहा है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह से वर्जन सेलेक्ट करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, नीचे आ जाओ, और यहाँ पे देखो 8.0.27। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो इसकी भी इंस्टॉलेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी अप्लाई का बटन आ रहा है, आपने अप्लाई पे क्लिक करना है और फिर आई एक्सेप्ट। ठीक है, जैसे ये करोगे ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी, और देखो ये कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश्ड आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अनस्टॉल का बटन भी आ रहा है। तो भाई देखो ये जो अनस्टॉल का बटन आ रहा है ना, इससे आपको पता चल रहा है कि हमारे पास सक्सेसफुली ये जो पैकेज है ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, और चेक करने के लिए यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो टॉप राइट साइड पे जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर डिपेंडेंसीज का एक फोल्डर है, इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे देखो पैकेजेस का एक फोल्डर नजर आ रहा है, और ये देखो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है एसक्यूएल सर्वर और टूल्स, ये जो अभी हमने दो पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके ये जो पैकेजेस हैं वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो ये स्टेप हमारा हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा स्टेप नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, दोनों पैकेजेस हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो स्टेप नंबर 3, इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, क्रिएट मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मॉडल्स का फोल्डर बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और उस मॉडल फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट नाम से एक क्लास फाइल ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है टॉप राइट साइड, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है। ठीक है, और यहाँ से एक ऐड पे जाना है और यहाँ से एक फोल्डर ऐड कर लेना है। ठीक है, और इसका नाम हम यहाँ पे रखते हैं मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स, और इसके अंदर अब मैं राइट क्लिक करता हूँ और ऐड पे चलते हैं, और यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट क्लास यहाँ से सिलेक्ट करना है, और अपने इस क्लास का मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट लिख के आपने यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, देखो ये क्लास बन चुकी है मॉडल्स के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे देखो राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा। अब इसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज बनानी है। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मेरे पास स्लाइड के अंदर मौजूद है। यहाँ पे देखो
ये देखो 4 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। एक होगा आईडी, मतलब स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम होगा, ठीक है, स्टूडेंट का एज होगा, और यहाँ पे देखो स्टूडेंट का कोर्स होगा, मतलब जिसमें वो एनरोल है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको डेटा एनोटेशंस भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो कि फॉर्म वैलिडेशन के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे। रिक्वायर्ड के बारे में आप सबको पता है कि जब हम एक फॉर्म बनाएंगे और डेटा इंसर्ट करेंगे अपने स्टूडेंट के टेबल के अंदर, तो वहाँ पे ये मॉडल क्लास यूज़ होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड लगाया हुआ है ताकि कोई भी यूज़र उसको एम्प्टी ना छोड़ सके, ठीक है। और फिर देखो एज की रेंज यहाँ पे स्पेसिफाई की हुई है, उसके लिए रेंज का डेटा वैलिडेशन जो एनोटेशन है वो यूज़ किया हुआ है, मतलब 1 to 100 एज ही वो पास कर सकता है, इसके अलावा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देखो हर डेटा टाइप के साथ आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैंने इसको नलेबल बनाया हुआ है अपनी तीनों प्रॉपर्टीज को। आईडी को मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया हुआ क्योंकि आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी, मतलब ऑटो जनरेट होगी, इसको हमें डेटा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक मॉडल क्लास बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं PROP टैप करता हूँ, जो कि शॉर्टकट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आईडी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो एक और PROP टैप, और यहाँ पे अब मैं इसकी डेटा टाइप रखूँगा स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको नलेबल भी बनाएंगे क्योंकि इसके अंदर नल भी जा सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो मैं इसकी जो प्रॉपर्टी का नेम है वो मैंने सेट कर दिया नेम, मतलब स्टूडेंट का नेम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो PROP टैप, और यहाँ पे अब मैं इसको भी नलेबल बना रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास होगा स्टूडेंट की एज के लिए, ठीक है, स्टूडेंट की एज के लिए, ठीक है। और लास्ट आ जाओ यहाँ पे PROP टैप, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं इसको कह रहा हूँ कोर्स, कि भाई वो कौन से कोर्स में एनरोल्ड होगा, और इसकी जो डेटा टाइप होगी वो होगी स्ट्रिंग, और इसको भी मैं यहाँ पे नलेबल बना लूँगा, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे बना ली। अब इनके ऊपर मुझे क्या लगाना है, वो जो डेटा वैलिडेशन के लिए जो एनोटेशंस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेम के ऊपर लगा रहा हूँ रिक्वायर्ड, ठीक है, सही है। जैसे आप यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाओगे तो टॉप पे देखो एक नेम स्पेस यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर ये वाला रिक्वायर्ड का एनोटेशन मौजूद है, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ यहाँ पे, अब एज के ऊपर लगाते हैं यहाँ पे इसी तरह से, ठीक है, रिक्वायर्ड, सही है। और रिक्वायर्ड के साथ साथ यहाँ पे मैं रेंज भी लगाऊंगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, रेंज। और यहाँ पे रेंज मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि 1 और 100, ठीक है, इसी रेंज के अंदर वो एज दे सकता है, इसके अलावा नहीं। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एरर मैसेजेस सेट नहीं कर रहा, ठीक है, इन डेटा एनोटेशंस के अंदर, इसका मतलब जो इसके डिफॉल्ट एरर मैसेज होते हैं वही हमें यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। और अब मैं कोर्स के ऊपर भी ये रिक्वायर्ड वाला डेटा एनोटेशन यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। भाई देखो इसकी वजह क्या है कि जब हम इंसर्ट या अपडेट का फॉर्म बनाएंगे तो इन फील्ड्स को एम्प्टी ना छोड़ सकें, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा दिया है। और यहाँ पे एज के ऊपर एक एक्स्ट्रा लगा दिया है रेंज, जो कि एज की रेंज को चेक करेगा, मतलब अगर 100 से ऊपर कोई एज डाल रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मॉडल क्लास मेरी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह से आप बना लेना, ठीक है। तो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है। देखो स्टेप नंबर 3 हो चुका है, जिसके अंदर मॉडल क्लास हमने यहाँ पे बनाई है। फिर आगे आ जाओ, अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, DB कंटेक्स्ट क्लास यहाँ पे क्रिएट करेंगे। भाई देखो DB कंटेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारी ये जो ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन है, ठीक है, जब भी ये हमारे डेटाबेस SQL सर्वर के साथ कम्युनिकेट करेगी तो उसके लिए हमें ये DB कंटेक्स्ट की क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि यही समझ लो कि हमारी जो ब्लेजर सर्वर ऐप है और जो SQL डेटाबेस है उसके दरमियान कनेक्शन क्रिएट करवा के आपको देता है, मतलब कम्युनिकेट करवाता है। इसलिए ये जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी के अंदर हम एक DB सेट बनाते हैं और वही DB सेट हमारे डेटाबेस के अंदर हमारे टेबल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे डेटा के नाम से, और उसके अंदर एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे ऐप DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये काम करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद ऐड पे चलते हैं। यहाँ पे न्यू फोल्डर ले लेते हैं। न्यू फोल्डर का नाम यहाँ पे मैं रखूँगा डेटा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं एक क्लास ऐड करूँगा। राइट क्लिक करते हैं डेटा के ऊपर, ऐड पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लास्ट में सेकंड लास्ट क्लास आ रहा है, और यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ ऐप DB कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ऐप DB कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा। ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही ऐड करोगे ये देखो ये क्लास आपको नजर आ रही है, और राइट साइड पे देखो डेटा के अंदर हमारे पास ऐप DB कॉन्टेक्स्ट के नाम से क्लास आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसके अंदर का जो कोड है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला कोड हम करने वाले हैं,
सबसे पहले हम DB कंटेक्स्ट क्लास से इसको इनहेरिट करेंगे और फिर इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और फिर देखो लास्ट में मैंने बताया था ना DB सेट, जो हमने स्टूडेंट मॉडल क्लास बनाई है उसकी मदद से हम एक DB सेट बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे स्टूडेंट्स। और यही जो DB सेट है ये हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनेगा ना स्टूडेंट्स के लिए, वो इसको ये वाला DB सेट रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सही। तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये जो ऐप DB कंटेक्स्ट है इसको हम चाइल्ड बनाएंगे किसकी, DB कॉन्टेक्स्ट क्लास की। ठीक है, जो कि हमें ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ने प्रोवाइड किया है ताकि इस DB कंटेक्स्ट की जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, ठीक है, वो हमारे पास हमारी इस क्लास के अंदर आ जाएं। क्योंकि मैंने क्या बताया, यही जो DB कंटेक्स्ट क्लास है यही हमारी ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन को SQL डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करवाएगी, कनेक्ट करवाएगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने इसको इनहेरिट करवाया तो टॉप पे यहाँ पे देखो एक नेम स्पेस ऐड हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, क्योंकि ये DB कंटेक्स्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के अंदर मौजूद है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ और कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए एक शॉर्टकट है CTOR। ठीक है, ये लिख के आप टैप करोगे तो आपके पास ये कंस्ट्रक्टर आ जाएगा और कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो आपकी क्लास का नाम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब मैं एक पैरामीटर बनाऊंगा DB कंटेक्स्ट ऑप्शंस। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपनी ये क्लास दे देता हूँ ऐप DB कंटेक्स्ट। ठीक है, ऐप DB कंटेक्स्ट, और इस पैरामीटर का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ ऑप्शंस। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो कोलन लगा के मैं अपने बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करता हूँ और उसके अंदर यही वाला ये जो मैंने पैरामीटर बनाया ऑप्शंस ये मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, यह आपने C# के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाते हो और अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हो और उसके अंदर कोई ये पैरामीटर पास करना चाहते हो तो आप इस तरह से इसको यूज़ करते हो। मतलब ये बेस क्या कर रहा है, बेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है, बेस क्लास कौन सी है हमारी DB कंटेक्स्ट, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर हमने यहाँ पे क्या पास किया हुआ है ऑप्शंस। मतलब ये जो पैरामीटर हमने बनाया है, ठीक है, यहाँ पे ये हम इसको पास कर रहे हैं, किसको, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो पैरामीटर होगा वो यहाँ से इसको मिलेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि C# का ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च कर सकते हो कि हाउ टू कॉल पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर इन C#। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो एंटर करके यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो। और अब देखो इसके नीचे यहाँ पे मैं बनाऊंगा DB सेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पब्लिक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे DB सेट। सही है, DB सेट आ गया। और ये जो DB सेट है ये किस टाइप का होगा, ये जो हमने स्टूडेंट मॉडल क्लास बनाई थी ना, तो देखो जैसे ही आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करोगे इसका नेम स्पेस यहाँ पे टॉप पे देखो ऐड हो जाएगा। देख रहे हो, ये जो स्टूडेंट मॉडल क्लास है ये कहाँ पे मौजूद है, हमारे प्रोजेक्ट के मॉडल्स के फोल्डर के अंदर ये मौजूद है। ठीक है, तो जैसे ही आप स्टूडेंट ऐड करोगे ये इसका नेम स्पेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर इस DB सेट का नाम क्या होगा, इस DB सेट का नाम हम रखेंगे प्लूरल में। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पे इस तरह से इसकी जो गेट सेट की प्रॉपर्टीज होती हैं इस तरह से वो हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, मतलब देखो होगा क्या कि ये जो DB सेट है ना स्टूडेंट्स, इसी नाम से हमारे SQL डेटाबेस के अंदर क्या बनेगा, एक टेबल बनेगा। तो हम अपनी ये जो ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन है उसके अंदर से डेटा जब भी इंसर्ट करेंगे या रीड करेंगे तो यहाँ से करेंगे, क्योंकि यही हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल होगा ना स्टूडेंट्स उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला DB सेट। ठीक है, ठीक है, तो ये काम हो गया। अब आ जाओ अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सही, देखो स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने अपनी DB कंटेक्स्ट क्लास यहाँ पे क्रिएट कर ली है। अब आगे आ जाओ। अब देखो स्टेप नंबर 5 जिसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर डेटाबेस कनेक्शन, मतलब अपना डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर हम क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था जब हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी देखी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे। उस कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम हम DBCS रखेंगे और उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पे देखो सर्वर, मतलब सर्वर का नाम आ जाता है, फिर डेटाबेस का नाम आ जाता है, फिर ट्रस्टेड कनेक्शन हम इसको ट्रू रखेंगे जिससे हमारी विंडोज ऑथेंटिकेशन को यूज़ करेगा। और फिर देखो ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, इसको भी हम ट्रू रखेंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो वो SSL सर्टिफिकेट होता है वो भी इसको यहाँ पे मतलब ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो अब ये बनाते हैं, तो ये कहाँ पे जाएगी, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो सेकंड लास्ट में आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे देखो ये जो टॉप पे पहला कर्ली ब्रैकेट आ रहा है इसके अंदर यहाँ पे मैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग्स। देखो जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा मैंने, इसने कोलन और जो कर्ली ब्रैकेट है ये स्टार्ट कर लिया। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ
और मैं अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम यहाँ पे रख देता हूँ DBCS, ठीक है। और उसके बाद इस तरह से यहाँ पे कोलन लगाएंगे और ये देखो अब सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, सर्वर, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या आता है, सर्वर, और उसके बाद इज इक्वल टू लगाना है। अब यहाँ पे सर्वर का नाम देना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो कि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। देखो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो ये हमारा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो चुका है। और यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑन किया, देखो सर्वर नेम नजर आ रहा है, ये देखो डेस्कटॉप डैश करके ये आपको नजर आ रहा होगा। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, कॉपी करना है और फिर यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे पास करना है सर्वर इज इक्वल टू के बाद, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट भी कर लेता हूँ, ठीक है, कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये ऑन हो जाए, क्योंकि यहीं से हम अपने SQL सर्वर को कनेक्ट करवाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, उसके बाद यहाँ पे आपने कोलन लगाना है, सेमी कोलन, ठीक है, इस तरह से। और फिर यहाँ पे अपने डेटाबेस का नाम देना है, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आप देना चाहो, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट DB लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्टूडेंट DB के नाम से मैं यहाँ पे दे देता हूँ स्टूडेंट DB, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखना, ये वाला डेटाबेस अभी क्रिएट नहीं हुआ हुआ, ये अभी हम जब माइग्रेशन इनिशियलाइज करेंगे ना तब ये डेटाबेस क्रिएट होगा और उसके अंदर टेबल क्रिएट होगा, ठीक है। तो उसके लिए अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ठीक है, देखो ये मेरा डेटाबेस का फोल्डर है, ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड करता हूँ तो ये देखो इसके अंदर दो डेटाबेस बने हुए हैं, एक प्रैक और एक स्कूल DB। देखो इस नाम से नहीं बना हुआ, क्योंकि इस नाम से डेटाबेस अभी बनेगा और उसके अंदर वो जो हमने DB सेट बनाया था ना स्टूडेंट्स, उस नाम से एक टेबल बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना है नेक्स्ट, देखो ट्रस्टेड कनेक्शन इसको ट्रू करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू। स्पेलिंग का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपका ये जो कनेक्शन होगा वो मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, इसको भी ट्रू करना है, ठीक है। तो सेमीकोलन के बाद यहाँ पे देखो ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है, और एंड में सेमीकोलन, ठीक है। तो स्पेलिंग इसकी लाजमी चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये कनेक्शन स्ट्रिंग कंप्लीट तौर पे बन चुकी है, सही है, क्योंकि इसी कनेक्शन स्ट्रिंग यही बताएगा कि हमारा सर्वर कौन सा है और डेटाबेस कौन सा है, ठीक है। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। तो अब देखो अब हमारे स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने अपनी डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग उसको कॉन्फ़िगर कर लिया है ऐप सेटिंग्स.json के अंदर। अब आ जाओ स्टेप नंबर 6। तो भाई देखो ये जो रजिस्टर DB कंटेक्स्ट का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम करते क्या है भाई, देखो आपको पता है कि हमारे पास program.cs की क्लास होती है, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। उसके अंदर मिडिलवेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हम रजिस्टर करते हैं कोई भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो DB कंटेक्स्ट हमने बनाया है उसको हमें program.cs के अंदर लाजमी रजिस्टर करना है, अदरवाइज ये जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, ये देखो ये आपको नजर आ रहा है कोड, ये कोड हमें यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, कहाँ पे, program.cs क्लास के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट पे, ठीक है। देखो सबसे लास्ट में राइट साइड पे जो आपका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, इसके एंड में program.cs आपने इसको ओपन करना है। और यहाँ पे देखो ये आपको कुछ कोड नजर आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर ये देखो ये जो builder.build वाला कोड है, इससे पहले आपने ये वाला कोड यहाँ पे लिखना है, ठीक है। सिंपल सा कोड है, यहाँ पे देखो मैं बताता जाता हूँ, builder.services और उसके बाद यहाँ पे आपने add DB context, ठीक है, add DB context इस तरह से आपने यहाँ पे ऐड करना है। और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे आपने वो जो हमने बनाया था ना, जिसका क्या नाम रखा था हमने, ऐप DB context, ये क्लास थी ना जो हमने बनाई थी, ठीक है। देखो जैसे ही आप एंटर करोगे तो इसका नेम स्पेस यहाँ पे देखो टॉप पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो क्लास है ऐप DB context, ये कहाँ से आ रही है, हमारी जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर हमने डेटा का फोल्डर बनाया था वहाँ से आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो आपने पेरेंथीसिस ओपन करने, और उसके बाद यहाँ पे देखो आपने क्या लिखना है, देखो ऑप्शंस इज इक्वल टू, और ये जो ग्रेटर देन की साइन होती है लैम्डा वाली, ठीक है, ये यहाँ पे पास करना है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर आपने ऑप्शंस और फिर ये इस तरह से, और यहाँ पे देखो ऑप्शंस डॉट डेटाबेस हम कौन सा यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यूज SQL सर्वर, ये आपने यहाँ पे पास करना है इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखो दोबारा आपने क्या करना है, यहाँ पे पेरेंथीसिस ओपन करना है, ठीक है, इस तरह से, सही है। ये पेरेंथीसिस ओपन हो गया और इसके अंदर अब आपने यूज करना है बिल्डर, ठीक है, यही जो ऑब्जेक्ट है बिल्डर डॉट, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको राइट साइड पे ले जाता हूँ इस तरह से, ठीक है, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन,
और यहाँ पे आपने लिखना है गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। और दोबारा आपने यहाँ पे पेरेंथीसिस ओपन करने और इसके अंदर अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देना है, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम हमने क्या रखा था, ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर मैंने आपको बताया था DBCS, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने डिफॉल्ट कनेक्शन के नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया होगा, लेकिन हमने DBCS के नाम से बनाया था। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर, यहाँ पे देखो ये हमने DBCS के नाम से बनाया था ना, और इसी के अंदर पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग हमने स्टोर की थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने DBCS यहाँ पे पास किया है, ठीक है। और अब एंड में यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे कोड में दिखाया ना, इसी तरह से हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह से, और फिर यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और ये जो दो एंड वाले पेरेंथीसिस हैं इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, और एंड में एरर इसलिए आ रहा है, आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका जो DB कंटेक्स्ट है वो आपने रजिस्टर कर लिया अपनी प्रोग्राम डॉट CS के अंदर। मतलब देखो, प्रोग्राम बिल्ड होने से पहले यहाँ पे आपने लाजमी इसको रजिस्टर करना है, वरना आपकी डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखो इसी के अंदर हम डेटाबेस का भी बता रहे हैं और कनेक्शन स्ट्रिंग का भी बता रहे हैं, तो इसको इस पाइपलाइन के अंदर इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब देखो स्टेप नंबर 6 हो चुका है, अब आ जाओ स्टेप नंबर 7 की तरफ, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे देखो स्टेप नंबर 7 के अंदर हमें यहाँ पे डेटाबेस माइग्रेशन क्रिएट करनी है। भाई देखो माइग्रेशन के अंदर क्या होता है, भाई देखो अभी ये जो मैंने मॉडल क्लास बनाई है और डेटाबेस का नाम बनाया था, ठीक है। डेटाबेस का नाम मैंने कहाँ दिया था, अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर स्टूडेंट DB करके। और फिर मैंने एक मॉडल क्लास बनाई थी जिसके अंदर मैंने 4 प्रॉपर्टीज बनाई थी, ID, नेम, एज और कोर्स। तो ये जो मॉडल क्लास है, मुझे इसका एक टेबल चाहिए, और वो टेबल किस डेटाबेस के अंदर होगा, मैंने अपने डेटाबेस का नाम क्या दिया था, स्टूडेंट DB। तो माइग्रेशन से क्या होगा कि जो भी मैंने डेटाबेस का नाम दिया और जो भी मैंने मॉडल क्लास बनाई है, उसी से रिलेटेड हमारे SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर क्या होगा, एक डेटाबेस क्रिएट होगा, और उसके अंदर स्टूडेंट्स के लिए एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, और उस टेबल के अंदर उतने ही कॉलम्स होंगे जितनी हमने उस स्टूडेंट मॉडल क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज बनाई थी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें खुद से डेटाबेस और टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे SQL सर्वर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपने पैकेज मैनेजर कंसोल को ओपन करना है, ठीक है। हम गए थे ना न्यू गेट पैकेज मैनेजर, वहीं पे ये पैकेज मैनेजर कंसोल हमें मिलेगा, और यहाँ पे हमें कुछ कमांड टाइप करनी है, ठीक है। मतलब 2 कमांड टाइप करनी है। एक है हमारे पास यहाँ पे देखो ऐड माइग्रेशन, और उसके बाद इनिशियल क्रिएट, ठीक है, ये कमांड है। और उसके बाद दूसरी कमांड है अपडेट हाइफन डेटाबेस। ये दोनों कमांड्स हमें यहाँ पे जब हम इसको रन करेंगे तो वो जो हमारे डेटाबेस और टेबल है वो हमारे SQL सर्वर के अंदर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाओ, मैं चलता हूँ टूल्स में, ठीक है। और यहाँ पे चलेंगे न्यू गेट पैकेज मैनेजर, और यहाँ पे देखो पैकेज मैनेजर कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आपने सबसे पहले लिखना है ऐड माइग्रेशन इनिशियल क्रिएट, ठीक है। तो ऐड हाइफन माइग्रेशन, ठीक है, इस तरह से, और फिर इनिशियल क्रिएट, ठीक है। इनिशियल का I कैपिटल है और क्रिएट का C कैपिटल है, और बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ठीक है। इनिशियल क्रिएट, ठीक है, इस तरह से लिख के आपने यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। देखो ये बिल्ड यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। ये देखो बिल्ड सक्सीडेड यहाँ पे हो चुका है, और उसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अपडेट डेटाबेस, ये वाली कमांड रन करनी है, ठीक है। सही है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल अपडेट और फिर यहाँ पे हाइफन डेटाबेस, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने अपडेट डेटाबेस लिखा और यहाँ पे आके दोबारा आपने एंटर करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे दोबारा ये बिल्ड स्टार्टेड हो चुकी है और यहाँ पे सक्सीडेड हो चुकी है, ठीक है। देखो डन हो गया यहाँ पे। और देखो जो भी हम माइग्रेशन क्रिएट करते हैं ना, ये ऑटोमेटिक हमारे डेटाबेस और टेबल क्रिएट करता है, और उसके लिए यहाँ पे देखो हमें एक माइग्रेशन फाइल भी यहाँ पे देता है, देख रहे हो। ये इसने एक C# का कोड जनरेट करके दिया, जिसकी मदद से उसने हमें डेटाबेस और टेबल्स और उसके अंदर का जो भी स्ट्रक्चर था वो हमें क्रिएट करके दिया, ठीक है। ये माइग्रेशन आप कहाँ से देख सकते हो, देखो राइट साइड पे एक माइग्रेशन का फोल्डर क्रिएट हुआ है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो ये माइग्रेशंस की फाइल आ चुकी है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको विजिट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो ये जो डेटाबेसिस का फोल्डर है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करता हूँ, और देखो रिफ्रेश करने से पहले देखो स्टूडेंट DB का डेटाबेस आपको देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे, ठीक है, तो ये देखो 3rd नंबर पे स्टूडेंट DB के नाम से डेटाबेस आ गया। और अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसके अंदर टेबल्स हम देखते हैं, तो ये देखो
स्टूडेंट्स के नाम से एक टेबल आ चुका है, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, इसको अगर मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाऊं, अभी ये टेबल बिल्कुल खाली है, ठीक है, लेकिन इसके मैं आपको कॉलम्स दिखा देता हूँ। ये देखो, आईडी, नेम, एज, कोर्स आपको नजर आ रहा है। ये वही कॉलम्स हैं जो कि हमने 4 प्रॉपर्टीज क्रिएट की थी अपनी मॉडल क्लास के अंदर, क्योंकि उसी को देख के इसने यहाँ पे ये टेबल क्रिएट किया है, ठीक है। तो अब इसके अंदर ना हम कुछ रोज भी यहीं से इंसर्ट कर लेते हैं, ताकि हम जब CRUD एप्लीकेशन का रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ से हम डेटा फेच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम एडिट पे आ जाते हैं, ठीक है। एडिट पे आ जाते हैं और यहाँ से हम डेटा यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, आईडी के अंदर आपने डेटा नहीं देना क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी उस पर लगा हुआ है, ठीक है। आपने सिर्फ नेम, एज और कोर्स के अंदर यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं अपना नाम देता हूँ आदिल, ठीक है, और एज मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल 32, ठीक है। कोर्स मैं यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट, ठीक है, वेब डेवलपमेंट यहाँ पे कोर्स हो गया। और अब टैप करके नीचे आना है, ठीक है। टैप करके नीचे आओगे तो देखो ऑटोमेटिक इसको 1 आईडी असाइन हो गई। फिर टैप करके आप आगे आ जाओ, ठीक है। नेम के अंदर, अब नेम के अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ कुमार, ठीक है, और कुमार की एज में कहता हूँ 27, और इसने यहाँ पे लिया है फॉर एग्जांपल वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, सही है। फिर टैप करता हूँ, एक और हम यहाँ पे डेटा ले लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ अनीता, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी एज कह देता हूँ 24, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ कि भाई इसने जो कोर्स लिया है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ठीक है। टैप करते हैं, ठीक है। जैसे टैप करोगे तो देखो इसको भी आईडी असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। देखो सेव ऑल का बटन नज़र आ रहा है, आपने सिंपल सेव ऑल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद भले आप इसको क्लोज कर दो, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अब अगर मैं इस स्टूडेंट्स को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो आप इसका रिजल्ट देखना, तो ये देखो 3 रोज यहाँ पे आ गई, आदिल, कुमार और अनीता, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से इसलिए इंसर्ट किया है क्योंकि सबसे पहले हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और इस डेटा को हम डिस्प्ले करवाएंगे अपनी ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो ये हमारा स्टेप नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, और देखो माइग्रेशन कितनी अच्छी चीज़ है कि जल्दी से इसने हमें हमारे वो जो डेटाबेस है और टेबल है वो क्रिएट करके दे दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी यही बता रहा है कि डेटाबेस प्लस टेबल विल बी क्रिएटेड, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा, डेटाबेस और टेबल ऑटोमेटिक आपके पास क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ स्टेप नंबर 8 के अंदर। अब देखो, अब हमें यहाँ पे अपना मेन काम करना है, मतलब CRUD एप्लीकेशन का पेज बनाना है अपनी ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन के अंदर, और यही हमारा लास्ट स्टेप होगा, क्योंकि अब जो मोस्टली कोडिंग है वो इसी पेज के अंदर होगी। और वो पेज कौन सा होगा, यहाँ पे देखो, हम एक फाइल ऐड करेंगे student.razor के नाम से, कहाँ पे, पेजेस के फोल्डर के अंदर। और ये पेजेस का फोल्डर हमें कहाँ पे मिलता है, हमारे कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। देखो कंपोनेंट्स का फोल्डर आपको नजर आ रहा है, इसको एक्सपेंड करो, इसके अंदर पेजेस का फोल्डर नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर देखो 4 पेजेस हैं जो कि पहले से बने हुए हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर एक कंपोनेंट ऐड करना है। राइट क्लिक करते हैं, पेजेस के अंदर ऐड पे जाते हैं, और यहाँ पे देखो रेजर कंपोनेंट, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। एस हटा दो, ठीक है, सिंपल स्टूडेंट। तो student.razor के नाम से कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। ऐड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखो student.razor के नाम से कंपोनेंट ऐड हो गया, और राइट साइड पे आप देख लो पेजेस के अंदर ये स्टूडेंट का ये जो कंपोनेंट है यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें सारी कोडिंग करनी है। तो अब सबसे पहले मैं इस कंपोनेंट का URL सेट कर लेता हूँ। तो अब देखो, अब सबसे पहले मैं इस कंपोनेंट का URL सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जिसके लिए हम यहाँ पे डायरेक्टिव यूज़ करते हैं @page, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे /student, ठीक है। /student पास कर दिया, एस लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब मुझे एक नेम स्पेस ऐड करना है, ठीक है। और वो नेम स्पेस क्या होगा, यहाँ पे देखो स्टूडेंट CRUD ऐप, और इसके अंदर मॉडल्स का फोल्डर, ठीक है। मॉडल्स के फोल्डर के अंदर क्या है, मैंने आपको बताया था, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर हमारी मॉडल क्लास है स्टूडेंट, और उसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसलिए इसका नेम स्पेस यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, तो अब यहाँ पे हम अपना DB कंटेक्स्ट इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे इंजेक्ट करेंगे। किस तरह से, यहाँ पे देखो स्टूडेंट CRUD ऐप, ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, स्टूडेंट CRUD ऐप, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे डेटा का फोल्डर है, और उसके अंदर हमारी ये app.db कंटेक्स्ट की क्लास है, और इसका यहाँ पे देखो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, जिसका मैं नाम क्या रख रहा हूँ, यहाँ पे देखो DB। ऑब्जेक्ट कह सकते हो, प्रॉपर्टी कह सकते हो, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट कहाँ पे किया, अपने student.razor के कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि भाई देखो इसी के अंदर, मतलब ये जो DB है, इसी को यूज करके मैंने वो जो DB सेट बनाया था ना,
अपने ऐप डीबी कंटेक्स्ट के अंदर, जो कि जिसका नाम क्या रखा था, स्टूडेंट्स। और मैंने आपको बताया था कि वही स्टूडेंट्स हमारे डेटाबेस के अंदर जो टेबल बना हुआ है ना, जिसके अंदर मैंने 3 रोज डाली हैं, उसी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसको एक्सेस करेंगे इस डीबी की मदद से। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रेंडर। ठीक है, स्मॉल में लिखना है रेंडर मोड, और यहाँ पे मैं कहूँगा इंटरैक्टिव सर्वर। ठीक है, ये मैंने क्यों यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि देखो जब हम क्लिक इवेंट्स पे अभी काम करेंगे ना, क्योंकि हम इसके अंदर बटन्स भी बनाएंगे, उसके ऊपर ऑन क्लिक भी होगा, तो उसके लिए आपने ये वाली लाइन यहाँ पे लाजमी ऐड करनी है। अदरवाइज आपके वो जो क्लिक इवेंट्स हैं और ये जो इवेंट्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर, वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये वाली जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये देखो ये जो कोड वाला सेक्शन है, ठीक है, रेजर सिंटेक्स का, इसके अंदर यहाँ पे मैं एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनाता हूँ। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये मॉडल क्लास है ना हमारी स्टूडेंट। ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से पास कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मैंने एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बनाया है, जिसका मैंने नाम क्या रखा है, स्टूडेंट्स। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं डेटाबेस का वो जो टेबल है ना स्टूडेंट्स, उसका डेटा गेट करके इस प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर करवाऊंगा। मतलब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा स्टूडेंट्स का टेबल है ना, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, वो स्टूडेंट्स वाला डीबी सेट। ठीक है, तो वहां से मैं डेटा एक्सेस करूंगा इस टेबल का। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी के अंदर ये जो मैंने अभी बनाया है वेरिएबल स्टूडेंट्स का नाम से, ठीक है, इसके अंदर मैं वो डेटा गेट कर लूंगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मैं एक मेथड बनाता हूँ। ठीक है, लोड स्टूडेंट्स। ठीक है, लोड स्टूडेंट्स करके यहाँ पे मैं एक मेथड बना रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे क्या करूँगा, देखो यही जो वेरिएबल है, प्रॉपर्टी है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे डीबी कंटेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, प्रॉपर्टी बनाई थी, जिसका क्या नाम था, डीबी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ डीबी डॉट, और यहाँ पे देखो यहाँ पे अब मैं अपना वो डीबी सेट एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, और उसको टू लिस्ट, मतलब लिस्ट में कन्वर्ट करके पास कर रहा हूँ किसको, ये जो हमारा स्टूडेंट्स था ना, ठीक है, स्टूडेंट्स वाली प्रॉपर्टी, इसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो अभी इस लाइन पे एरर आ रहा है। इस लाइन पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो ये जो हमने अपने इस रेजर फाइल का नाम रखा है स्टूडेंट डॉट रेजर। ठीक है, तो इसका नाम मैं रीनेम करता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये जो पेजेस का फोल्डर है इसके अंदर स्टूडेंट डॉट रेजर है ना, मैं राइट क्लिक करके इसको स्टूडेंट्स कर देता हूँ। ठीक है, उसकी एक वजह अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स डॉट रेजर यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखो जैसे ही स्टूडेंट्स डॉट रेजर किया एरर चला गया। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे देखो स्टूडेंट के नाम से ये वाली भी फाइल मौजूद है पेजेस के अंदर, और एक और फाइल मौजूद है जो कि हमने अपने मॉडल्स के फोल्डर के अंदर बनाई थी। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टूडेंट, हमारी मॉडल क्लास का क्या नाम है, स्टूडेंट डॉट सी एस, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने स्टूडेंट डॉट रेजर रखा था। तो दोनों का नाम सेम होने की वजह से ये एरर दे रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा कंपोनेंट है इसके आगे मैंने यहाँ पे एस लगा दिया, मतलब स्टूडेंट्स डॉट रेजर कर दिया। ठीक है, तो जैसे ये करोगे एरर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, यहाँ पे देखो ये जो लोड स्टूडेंट्स है इसको अब मैं कॉल करूंगा कहाँ पे, देखना। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा कंपोनेंट लोड होता है तो इसका एक मेथड होता है, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक कॉल होता है। ठीक है, जब भी कंपोनेंट यहाँ पे रन होता है तो एक मेथड है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो उस मेथड के ऊपर मैं ये वाला फंक्शन कॉल करूंगा लोड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ प्रोटेक्टेड ओवरराइड। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसकी रिटर्न टाइप वॉइड यूज़ करूंगा, और इस मेथड का नाम होता है ऑन इनिशियलाइज। ठीक है, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे ये वाला जो हमारा मेथड है लोड स्टूडेंट्स, इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से, मतलब यहाँ पे समझना कि हो क्या रहा है भाई। देखो ये वाला जो मेथड है ना ऑन इनिशियलाइज्ड, ये कब कॉल होता है, जब भी आपका कंपोनेंट रन होता है ना, तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। और याद रखना कि इसको हम ओवरराइट कर रहे हैं। ओवरराइट का मतलब कि ये वाला जो मेथड है ये पहले से पेरेंट के अंदर बना हुआ है, मतलब इस कंपोनेंट का जो भी पेरेंट होगा ना, पेरेंट क्लास होगी, उसके अंदर ये वाला मेथड पहले से बना हुआ है। मैं इसको यहाँ पे ओवरराइट कर रहा हूँ, और ओवरराइट करके इसके अंदर लोड स्टूडेंट्स वाला मेथड कॉल कर रहा हूँ। और लोड स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो हमारा वो जो डीबी कंटेक्स्ट है उसके अंदर वो जो हमने टेबल बनाया हुआ था जो कि डीबी सेट रिप्रेजेंट कर रहा था, वहाँ से डेटा लेके मैं अपने इस स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पे पास कर रहा हूँ, और फिर यही फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, सही है। अब ये देखो, अब जो डेटा है जो हमें अपने
टेबल में से मिला है वो कहाँ पे मौजूद है, स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। अब यहीं से मैं डेटा गेट करके रीड करके एक टेबल बनाऊंगा HTML का, उसके अंदर मैं डिस्प्ले करवाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो हम टॉप पे चलते हैं, ये जो H3 स्टूडेंट लिखा है ना, ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे मैं कहता हूँ सबसे पहले हेडिंग हम चेंज कर लेते हैं, मैं इसको कहता हूँ स्टूडेंट डेटा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो मैं एक HTML का टेबल बनाता हूँ, ठीक है। सबको आता होगा HTML का टेबल, और इसके ऊपर मैं बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस अप्लाई कर रहा हूँ, जिस तरह एक है टेबल और दूसरा है टेबल डार्क, मतलब ब्लैक कलर, ठीक है। और उसके बाद कुछ और इसको अच्छा बनाने के लिए क्लासेस हैं, टेबल होवर है, ठीक है, टेबल स्ट्राइप्ड है, ठीक है, और एक और है टेबल बॉर्डर्ड, जिससे हमें बॉर्डर मिल जाएंगे इसके। तो ये कुछ बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर होती है बूटस्ट्रैप 5, ठीक है। ठीक हो गया। तो इसी टेबल के अंदर मैं डेटा फेच करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टेबल हेडर का एक पोर्शन बनाता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर कॉलम्स की एक रो आएगी, उसके अंदर TR बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, TH। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ID, ठीक है, ID ले लूँगा टेबल हेडिंग में, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट का नेम होगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरे टेबल हेडिंग कॉलम के अंदर यहाँ पे मैं कहता हूँ एज, और उसके बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ कोर्स, ठीक है, सही है। और एक और मैं यहाँ पे बनाऊँगा, एक और TH मैं यहाँ पे बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं कहता हूँ एक्शंस, ठीक है, जिसके अंदर हम एडिट और डिलीट के जो बटन्स होते हैं ना, मतलब किसी भी रो को मुझे एडिट करना है या डिलीट करना है, क्योंकि हम कंप्लीट कर्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ये वाला कॉलम बनाया जिसका क्या नाम है एक्शंस, ठीक है, सही है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं एक T बॉडी बनाता हूँ, ठीक है, टेबल बॉडी इस तरह से। और अब इसके अंदर यहाँ पे मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा, ठीक है, फॉर ईच लूप यहाँ पे लगाऊंगा मैं इस तरह से, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था कि डेटा हमारे पास सारा कहाँ पे स्टोर है, जो हमने डेटाबेस से लिया है, ठीक है, ये डेटाबेस से ले रहे हैं, और इसको कहाँ पे स्टोर किया था, स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। तो देखो इसी को मैं अब कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। देखो मैं एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ std, ठीक है। इसके अंदर डेटा 1 बाय 1 कहाँ से आएगा, यहाँ से स्टूडेंट्स। और ये स्टूडेंट्स क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर डेटाबेस से डेटा आ रहा है। तो देखो हमने स्टूडेंट्स के टेबल में अभी कितनी रोज बनाई थी, 3 रोज बनाई थी, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो आएगी std के अंदर, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। फिर सेकंड आएगी, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे फॉर ईच लूप के अंदर। फिर थर्ड आएगी, उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो किस तरह से प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ TR ओपन करते हैं, और इसके अंदर यहाँ पे देखो सबसे पहला TD, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो std है ना, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे TD के अंदर इस तरह से @ लगा के कॉल करता हूँ, और कहता हूँ कि भाई ID यहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है। और फिर इसी TD को मैं आपसे कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ 4 टाइम्स, ठीक है, सही है। और यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ कि भाई सेकंड के अंदर यहाँ पे नेम प्रिंट होगा, ठीक है, स्टूडेंट का नेम, और उसके बाद क्या था, एज यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है। और फिर कोर्स यहाँ पे प्रिंट होगा, ठीक है, कोर्स यहाँ पे प्रिंट होगा, सही है। और देखो हर उसके बाद, मतलब हर रो के बाद यहाँ पे मैं एक और TD बना रहा हूँ, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एडिट और अपडेट के क्या होंगे, सॉरी अपडेट और डिलीट के 2 बटन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ बटन, ठीक है, बटन यहाँ पे बना रहा हूँ, ये होगा एडिट, ठीक है। और इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की मैं यहाँ पे क्लास लगा देता हूँ, ठीक है, बूटस्ट्रैप की क्लास में यहाँ पे लगाता हूँ BTN, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहता हूँ BTN प्राइमरी, ठीक है, इसको BTN प्राइमरी कर देते हैं, ठीक है। और इसी लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसी रो के अंदर मैं एक और कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है, कॉलम नहीं सॉरी बटन बना रहा हूँ डिलीट, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लास दे देता हूँ BTN डेंजर, ठीक है। BTN प्राइमरी क्या होता है, ब्लू कलर का बटन होता है, और BTN डेंजर हमारे पास रेड कलर का बटन होता है, ठीक है, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, जब भी हमारे एक कॉम्पोनेंट लोड होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने एक एम्प्टी यहाँ पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनाया, और लोड स्टूडेंट के मेथड के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यही जो स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर से डेटा कहाँ से ले रहा हूँ, यही जो db.students है, मतलब देखो ये db किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे db कंटेक्स्ट क्लास को। और उसके अंदर यहाँ पे देखो ये जो मैंने स्टूडेंट्स का db सेट बनाया हुआ है, जो कि हमारे डेटाबेस के टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से टेबल को, यहाँ पे देखो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को, इस टेबल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहीं से मैं डेटा ले रहा हूँ, ठीक है। और कहाँ पे स्टोर कर रहा था, यहाँ पे देखो ये मैं स्टोर कर रहा था इस स्टूडेंट्स के अंदर, और फिर इसी मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ कहाँ पे, ऑन इनिशियलाइज्ड पे। मतलब जैसे ही कंपोनेंट लोड होगा
तो लोड स्टूडेंट्स वाला मेथड चलेगा, स्टूडेंट्स के अंदर हमें डेटा मिल जाएगा और स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे देखो फॉर ईच लूप की मदद से 1 बाय 1 मैं यहाँ पे अपने टेबल के अंदर डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा और यूआरएल में ये टाइप करूंगा /students। ठीक है, तो हमें ये टेबल देखने को मिलेगा जो कि डेटाबेस से डेटा फेच करेगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आके अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो ये देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है और यूआरएल के अंदर यहाँ पे मैं /students पास करता हूँ। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आके एंटर करूंगा आप रिजल्ट देखना, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट डेटा, और ये देखो टेबल आपको नजर आ रहा है, टेबल डार्क की थीम मैंने अप्लाई की थी। और देखो आदिल, कुमार और अनीता, ये वही डेटा है जो मैंने अपने डेटाबेस में दिखाया था। यहाँ पे देखो ये वाला डेटा यहाँ से आ रहा है। ठीक है, और यही डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपकी ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर एक चौथा कॉलम मैंने बनाया था, 5वां कॉलम एक्शंस के नाम से, जिसके अंदर एडिट और डिलीट के बटन्स हैं। इसका मतलब आगे चल के हम क्या करेंगे कि इस रो को एडिट भी कर सकते हैं, मतलब अपडेट भी कर सकते हैं, और किसी भी रो को डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखो ये डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक और रो इंसर्ट करके दिखाऊं, ठीक है, ये देखो स्टूडेंट्स के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, एडिट पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक और रो मैं ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ अली। ठीक है, अली की एज कर देते हैं हम यहाँ पे 27, और अली हमारे पास जावा के कोर्स में। ठीक है, टैप करता हूँ, टैप करने के बाद यहाँ पे देखो सेव ऑल का बटन नज़र आ रहा होगा टॉप पे, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे आओ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपल रिफ्रेश करूँगा। ठीक है, जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो चौथे नंबर पे अली का डेटा भी आ गया। इसका मतलब बिल्कुल सक्सेसफुल तरीके से हमने यहाँ पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या होगा, नेक्स्ट ऑपरेशन के अंदर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐड का फॉर्म बनाएंगे, मतलब स्टूडेंट को ऐड करने का एक फॉर्म बनाएंगे, और जैसे ही डेटा ऐड करके हम ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा हमारे डेटाबेस में स्टोर होगा, मतलब डेटाबेस के टेबल में, और टेबल से यहाँ पे इस बूटस्ट्रैप के टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और याद रखना जब भी हम डेटा ऐड करेंगे तो जो हम फॉर्म यूज़ करेंगे उसके अंदर हम वैलिडेशंस भी लगाएंगे, जिस तरह मैंने बताया था, रिक्वायर्ड होगा, रेंज होगा, या आप चाहो तो और भी ज़्यादा वैलिडेशंस अपने फॉर्म के ऊपर लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो रीड ऑपरेशन हमारा बिल्कुल सक्सेसफुल काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, तो ऐड वाला काम करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो हमारा कोड है इसके अंदर मैं स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट ये क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, सही है, इस तरह से हम इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब वो जो मैं ऐड का फॉर्म बनाऊंगा ना, ठीक है, डेटा ऐड करने का, स्टूडेंट ऐड करने का जो फॉर्म बनाऊंगा, तो जब मैं उस फॉर्म के अंदर डेटा दे दूंगा तो उस डेटा को होल्ड कौन करेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट का मैंने क्या नाम रखा है, स्टूडेंट। ठीक है, तो अब चलते हैं यहाँ पे टॉप पे। तो ये देखो ये जो डेटा रीड हो रहा है ना यहाँ पे टेबल में, ठीक है, इसके टॉप पे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और H3 का टैग बनाता हूँ और इसमें मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐड स्टूडेंट। ठीक है, और ऐड स्टूडेंट के बाद यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, आपको याद होगा हमने एडिट फॉर्म का यूज़ किया था। ठीक है, जब हमने फॉर्म हैंडलिंग पढ़ी थी ब्लेजर के अंदर। ठीक है, तो ये देखो सही है, ऐड फॉर्म आ गया। ठीक है, एडिट फॉर्म आ गया। ठीक है, इसका पेयर टैग है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे मॉडल का एक एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और इसके अंदर हमें वो ऑब्जेक्ट पास करना है जिसके अंदर हम अपने फॉर्म का डेटा स्टोर करेंगे। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट मैंने नीचे यहाँ पे बनाया था ना, ये देखो ये मैंने एक अपनी स्टूडेंट मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ना स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी को कॉपी करके आप यहाँ पे पास कर दोगे, कहाँ पे, अपने मॉडल के इस एट्रीब्यूट के अंदर। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे इस एडिट फॉर्म के टैग का, जिसका नाम है ऑन वैलिड सबमिट। ठीक है, और इस पे मैं यहाँ पे एक मेथड यहाँ पे पास करता हूँ, मतलब एक इवेंट पास करता हूँ जिसका नाम है ऐड स्टूडेंट। ये अभी मैंने बनाया नहीं है इसलिए यहाँ पे एरर आ रहा है। इसका मतलब जब भी मैं अपना ये फॉर्म सबमिट करूँगा, इसका मतलब जब भी मैं अपना ये फॉर्म सबमिट करूँगा तो हमारा ये वाला जो इवेंट होगा वो कॉल होगा। और यहाँ पे देखो इस ये कौन से इवेंट के अगेंस्ट में चल रहा है, ये वाला मेथड ऑन वैलिड सबमिट। इसका मतलब जब इस ऐड फॉर्म के अंदर कोई भी एरर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर हम वैलिडेशंस भी लगाएंगे, तो जब सारी वैलिडेशन सक्सेसफुली चेक हो जाएंगी, ठीक है, और जब मैं अपना फॉर्म सबमिट करूंगा तो ये वाला जो इवेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो एक और एट्रीब्यूट होता है हमारे पास जिसका नाम है फॉर्म नेम। भाई देखो
हम यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म बनाएंगे ना, स्टूडेंट को ऐड करने के लिए भी फॉर्म बनाएंगे, स्टूडेंट को अपडेट करने के लिए भी फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे आपने हर फॉर्म को ना एक यूनिक नेम देना है। जिस तरह से HTML के अंदर हर टेक्स्ट फील्ड को हम एक यूनिक नेम देते हैं ना, सेम उसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ ऐड स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है। ये देना ज़रूरी है, याद रखना। अदरवाइज मल्टीपल जब भी फॉर्म्स होते हैं ब्लेजर सर्वर एप्लीकेशन के अंदर, और अगर आपने उसको यूनिक या डिफरेंट नेम्स नहीं दिए तो वहाँ पे वो एरर भी जनरेट कर सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये जो एरर आ रहा है ना ऐड स्टूडेंट के नीचे, ठीक है, इस नाम से मैं एक मेथड बना लेता हूँ ताकि ये एरर चला जाए, ठीक है। तो हम नीचे चलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखो लोड स्टूडेंट्स से पहले यहाँ पे देखो वॉइड, और नाम क्या रखा था, ऐड स्टूडेंट, ठीक है। तो इस नाम से यहाँ पे देखो मैंने मेथड बना लिया। तो अब जैसे ही मेथड बनाओगे तो वो जो टॉप पे एरर आ रहा था वो यहाँ से चला जाएगा, देख रहे हो एरर चला गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो अब यहाँ पे मुझे टेक्स्ट फील्ड्स बनानी है, ठीक है। किस किस के लिए, नेम के लिए, एज के लिए और कोर्स के लिए। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो उसके लिए मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले डिव का टैग आ गया, और इसके अंदर मैं ये जो ब्लेजर सर्वर है उसी का कंपोनेंट यूज़ कर रहा हूँ, इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट आ गया, सिंगल टैग है, सही है। यहाँ पे मैं इसको प्लेस होल्डर दे देता हूँ, ठीक है। मतलब प्लेस होल्डर क्या होता है, जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम, ठीक है। और अब देखो इसको मैं बाइंड किसके साथ करूँगा, यहाँ पे देखो बाइंड वैल्यू, और मैंने क्या बताया था कि इस फॉर्म का जितना भी डेटा है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है नेम, ठीक है। तो ये जो नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स है इसका डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है, स्टूडेंट डॉट नेम के अंदर, ठीक है। और इसके ऊपर मैं बूटस्ट्रैप की क्लास भी अप्लाई कर रहा हूँ, कौन सी, फॉर्म कंट्रोल वाली, जिससे ये बूटस्ट्रैप स्टाइल का क्या बन जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। सही है। तो ये वाला स्टेप आपने लाजमी करना है, बाइंड वैल्यू वाला। मतलब इस टेक्स्ट बॉक्स का जितना भी डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो स्टूडेंट की नेम प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। ठीक है, तो अब इसी तरह मैं इसी डिव को यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसी डिव को कॉपी करता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ, मतलब 3 मुझे टोटल बनाने हैं, ठीक है। एक हो गया नेम के लिए। अब दूसरा देखो यहाँ पे मैं कहता हूँ इनपुट नंबर, क्योंकि ये एज के लिए है, ठीक है, इनपुट नंबर। और यहाँ पे देखो मैं स्टूडेंट डॉट नेम हटा के यहाँ पे मैं कहता हूँ स्टूडेंट डॉट एज, ठीक है। और इसके अंदर प्लेस होल्डर में शो होना चाहिए एज, ठीक है, सही है। और नीचे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे थर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स का जो प्लेस होल्डर होगा वो होगा कोर्स, ठीक है। और ये स्टोर होगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी के अंदर, कोर्स प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, सही है। और लास्ट में यहाँ पे मैं बना लेता हूँ बटन, ठीक है, बटन बना लेता हूँ। और ये बटन इसकी टाइप होगी सबमिट, ठीक है, सबमिट इसकी टाइप होगी। और इसके अंदर यहाँ पे मैं कह देता हूँ ऐड, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैं बूटस्ट्रैप की एक बटन क्लास अप्लाई कर देता हूँ BTN, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ BTN प्राइमरी, ठीक है, सही है।